यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सेक्शन को हम देख रहे हैं। तो हम पहला जो उसका पॉलिटी का पहला चैप्टर है, पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की जो पहली चैप्टर है उसका जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है उस चैप्टर को हम देख चुके हैं। और अब यहाँ से हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, माई सेल्फ सत्यवान आनंद। हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय सिविल सर्विस के लिए जो यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का एग्जामिनेशन है उसके पॉलिटी सेक्शन को। इससे पहले हम जो है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया किस तरीके से शुरू की गई। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। और ये हमारा मैप है 1947 का, जब ये विभाजन के बाद का मैप है। एक्चुअल में जो ये ब्राउन कलर दिख रहा है ये जो है ब्रिटिश इंडिया था, एक ग्रीन जो है ये भी ब्रिटिश इंडिया था, लेकिन पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान बन गया। और जो व्हाइट कलर दिख रहे हैं ये प्रिंसली स्टेट थे। अगर हम देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया है वो एक्चुअल में एक दिन में शुरू नहीं हुई थी। इसको अंग्रेजों ने यूं ही हमें ये पावर नहीं दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं बनाएं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड की गई थी। वो डिमांड किस पर्सन द्वारा की गई, किस संस्था द्वारा की गई, किन किन ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ने किया। तो अंग्रेजों ने इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भारतीयों की डिमांड को अब नकारना संभव नहीं है, तब उन्होंने क्या किया, डिमांड को माना। इस क्रम में हम देखें तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई। तो 1934 में एक कम्युनिस्ट लीडर थे एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय। ये मानवेंद्र नाथ राय जो थे इन्होंने पहली बार 1934 में एक आइडिया प्रस्तुत किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय लोग हैं इनके जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ये भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। इसमें किसी तरीके का हमें किसी अन्य पर्सन की हेल्प नहीं चाहिए। अगर हम देखें आगे तो 1935 में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की डिमांड करती है। यानी हम देखते हैं जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, लेकिन उसमें ऑफिशियली उसको अनाउंस नहीं किया गया था। बाद में हम देखते हैं 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली पहली बार डिमांड किया। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो हैं INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड रखा। उन्होंने जो डिमांड रखा उन्होंने एक्चुअल में क्या कहा था उसे हम देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। यानी वो कहना चाहते हैं कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, भारतीयों द्वारा बनेगा, भारत के लिए बनेगा, उसमें हमें किसी बाहरी पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन का या किसी देश का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो क्या होगा, उसमें जो मेंबर होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, वे लोग कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि उसे डायरेक्ट किसी पर्सन को नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि हर प्रोविंस में इलेक्शन होगा। इलेक्शन में जो है एक पर्सन को चुनाव में खड़ा किया जाएगा, उसको जनता वोट देगी कि हम इस पर्सन को चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा बने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण प्रक्रिया में इनका हेल्प लिया जाए, इनका सहयोग लिया जाए, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। तो ये जवाहरलाल नेहरू का 1938 में जो है डिमांड थी INC के बिहार पर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये डिमांड तो अंग्रेजों ने उस समय माना नहीं था। तो उसके बाद हम देखते हैं 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो गया। और जब विश्व युद्ध शुरू हो गया तो रसिया, अमेरिका, चाइना ये ब्रिटेन के साइड से ही लड़ रहे थे। इन्होंने कहा कि भारतीयों का सहयोग लो, ब्रिटेन से कहा, अदरवाइज हमारी लड़ाई काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारतीयों की मदद मांगा और उस मदद की प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि हम जो है उस डिमांड को एक्सेप्ट किया। लेकिन डिमांड जो है फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने डिमांड को सैद्धांतिक रूप से तो स्वीकार कर लिया और उसको एक्चुअल में प्रैक्टिकल में कभी लाया ना जा सका।
क्यों? क्योंकि उनका जो है मंशा साफ नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको कह तो दिया और उसको एक्चुअल में प्रैक्टिकल में कभी लाया ना जा सका। आगे देखते हैं तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन की चीज़ें जो हैं हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। एक क्रिप्स मिशन पर वीडियो हम बना चुके हैं, वो वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो क्रिप्स मिशन आया ये 1942 में आता है और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्हीं के नेतृत्व में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा था। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हम एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए थे। ड्राफ्ट प्रपोजल का मतलब था वो एक्चुअल में ड्राफ्ट भी नहीं था, उसमें जो कुछ भी कही गई थी वो सर्टेन नहीं थी कि ऐसी ही चीज़ें मानी जाएगी या बनाई जाएगी। उन्होंने एक चीज़ कहा था, हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, यानी उसमें ब्रिटिश का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन उसमें उन्होंने शर्त रख दिया, कहा कि ये जो हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो ड्राफ्ट प्रपोजल है ये हम इस पर डिस्कस कब करेंगे, ये होगा वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। यानी हम देखते हैं 1939 में 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हो गया था और 1942 में ये चीज़ें कंफर्म नहीं थी कि वर्ल्ड वार कब तक चलेगा और वो कब खत्म होगा। तो 1942 में इनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई थी युद्ध में। तो अमेरिका, चाइना, रसिया ये सब ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इंसिस्ट किया, जोर दिया ब्रिटेन पर कि इंडियंस को शामिल किया जाए। इसलिए इंडियन को सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने अगस्त प्रस्ताव और इस जो है क्रिप्स मिशन को उन्होंने भेजा था। एक्चुअल में इनका जो मोटो था वो केवल सैद्धांतिक रूप से था, प्रैक्टिकल में वो था नहीं। और साथ ही साथ इसके जो कुछ प्रोविजन थे वो सबको एक्सेप्टेबल नहीं थे। इसी वजह से क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि इसी के वजह से आया था, क्योंकि इन्होंने जो कुछ प्रस्ताव रखे थे वो एक्सेप्टेबल नहीं था। क्रिप्स मिशन को जो है मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? मुस्लिम लीग को ये डर हो गया था कि अगर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई तो वहाँ पर 2 ऑटोनॉमस स्टेट की बात मुस्लिम लीग जो है कह रहा था कि उसको पाकिस्तान नाम का एक देश चाहिए। उसका कहना था कि अगर भारत में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई तो सभी भारतीयों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो फिर इसमें पाकिस्तान का जो गठन करने की प्रक्रिया है वो उसको लगा कि वो धूमिल हो जाएगी। इसलिए उसने क्रिप्स प्रपोजल का विरोध किया। क्रिप्स प्रपोजल को हम देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि जब क्रिप्स प्रपोजल फेल हो गया 1946 में, क्योंकि हम देखते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स को जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार जीत तो गए पर उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनकी इकोनॉमी लगभग पस्त हो गई थी और साथ ही साथ दुनिया में बहुत सारे कॉलोनी थे जो ब्रिटिश के, वहाँ पर उनको अब स्वतंत्रता की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, विद्रोह होने लगा था। तब उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि अब भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता की बात तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात किया। तो उन्होंने कहा कि हम जो फाइनली कैबिनेट मिशन भारत आया उसने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करते हैं। साथ ही साथ उसने कहा कि उसके जो प्रपोजल थे उसने कहा कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, यानी उसने 2 नेशन थियरी के कॉन्सेप्ट को नहीं सामने रखा था। उसने कहा एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, उसमें सभी ब्रिटिश इंडिया की स्टेट शामिल होंगे, प्रोविंस शामिल होंगे और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट भी शामिल होंगे। इस तरीके से मुस्लिम लीग को लगा कि अब हमारे लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनना संभव नहीं है, इसलिए उसने कुछ इफ एंड बट के साथ फाइनली मोर एंड लेस सेटिस्फाइड हो गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो है एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। तो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, जिसका ये हम फिगर देख सकते हैं। ये प्रेजेंट टाइम का पार्लियामेंट है, वही जो है उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रूप में काम करता था। यहीं पर मीटिंग चलती थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया जो हमारी है वो वहाँ पर लोकसभा यानी संसद भवन में ही कोई प्रक्रिया चली थी। अगर हम देखें कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंपोजिशन सबसे पहले की गई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत की गई थी और वो नवंबर 1946 में की गई थी। यानी जो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये नवंबर 1946 में इसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया था और पहली मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी जो नवंबर में प्रपोजल एक्सेप्ट हुए थे, स्कीम एक्सेप्ट हुआ था, ये प्रक्रिया शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 को
पहली बार मीटिंग हुई थी। अगर हम देखें जो ये कैबिनेट प्लान था, कैबिनेट मिशन का प्लान था, उसमें जो बात सामने निकल करके आई कि क्या एक स्कीम बनाया गया कि किस प्रक्रिया के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद ही जाकर के संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल कैलकुलेशन किया गया पूरे देश की जनसंख्या का, और उसी के आधार पर यह डिसाइड किया गया कि टोटल स्ट्रेंथ जो होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 होगी। 389 मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसमें से कहा गया कि 296 जो होंगे ब्रिटिश इंडिया से आएंगे और 93 जो है प्रिंसली स्टेट से आएंगे। तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट को 93 सीटें दिया, 296 जो है ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का मतलब ये पूरा पोर्शन, ब्रिटिश इंडिया कौन है, ये जो रेड कलर है और ग्रीन कलर है ये बांग्लादेश पाकिस्तान, ये पूरा ब्रिटिश इंडिया था। तो इसको उन्होंने कितना कहा 296, और जो व्हाइट है प्रिंसली स्टेट उसको उन्होंने कितना कहा था 93। तो आउट ऑफ 296 जो 296 थे, इसमें से भी जो ब्रिटिश को 292 दिए गए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक और टर्म चलता था, हाई कमिश्नर का कंसेप्ट चलता था। एक्चुअल में हम देखते हैं जो 292 थे उस समय भारत में 11 राज्य थे, तो 11 राज्य को बात उन्होंने किया था कि 11 राज्य को ये पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, जिसमें से 296 मेंबर आएंगे। अगर हम देखें वो 11 राज्य कौन थे, तो वे राज्य थे मद्रास, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश जिसे यूनाइटेड प्रोविंस उस समय कहा जाता था, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस यानी आज का मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है, सिंध पाकिस्तान में है, बंगाल, बंगाल का मतलब प्रेजेंट टाइम का पश्चिम बंगाल, और बांग्लादेश और आसाम। ये 11 राज्य थे। इन 11 राज्यों से 296 मेंबर होंगे, और 4 मेंबर जो थे वो थे दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 राज्य और थे जिन्हें हाई कमिश्नर प्रोविंस के नाम पे जाना जाता था। तो वहाँ पर चीफ कमिश्नर प्रोविंस होते थे। वहाँ से कहा गया कि एक मेंबर वहाँ से आएंगे, यानी 4 मेंबर वे हो जाएंगे, 292 स्टेट से हो जाएंगे, प्रोविंस से हो जाएंगे। तो ये हमारा मैप उस समय का है। ये 1946 में भी लगभग ऐसा ही मैप था। अगर हम देखें आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो उसके फीचर हैं, तो सभी प्रोविंस से जो है और प्रिंसली स्टेट से ये भी कहा गया कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट हो सकते हैं, जैसे बहुत छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट जो हैं वहाँ पर हम एक मेंबर को नहीं देंगे, एक ग्रुप बना देंगे, उसमें से 1 या 2 मेंबर बना देंगे। उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है वही बेस होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर को चुनने का। यानी वहाँ पर उन्होंने नंबरिंग नहीं किया कि एक स्टेट से इतने पर्सन होंगे मेंबर। उन्होंने कहा कि हर स्टेट की, चाहे ब्रिटिश इंडिया हो चाहे प्रिंसली स्टेट हो, वहाँ पर पॉपुलेशन काउंट की जाएगी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेंबर होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि 1 मिलियन यानी 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर होगा। तो ये 10 लाख की आबादी पर अगर कोई एक प्रिंसली स्टेट आता है तो 1 मेंबर मिलेंगे, लेकिन अगर किसी जगह जो है 10 से ज़्यादा हो लेकिन 20 से कम हो तो वहाँ पर कोई ग्रुप बनाया जाएगा, उस तरीके से अलॉट किया जाएगा। तो ये जो है प्रोपोर्शनल में चला था। साथ ही साथ कहा गया था कि ये प्रोपोर्शन होगा सभी के लिए, चाहे प्रिंसली स्टेट हो चाहे ब्रिटिश इंडिया। जो सीटों का अलॉटमेंट किया गया उसमें भी एक्चुअल में डिवीजन किया गया। हम जानते हैं 1909 से भारत में प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट चल रहा था। तो कम्युनल इलेक्टोरेट चलने की वजह से पहले मुस्लिम को मिला, फिर बाद में सिख, यूरोपियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन को 1919 में मिला। फिर जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, फिर उसमें बाद कम्युनल अवार्ड आया तो उसमें दलित की बात की गई। बाद में हमने देखा 1935 के एक्ट में मुस्लिम, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, बौद्ध, वुमेन्स और लेबर सबको दे दिया गया। डिप्रेस क्लास को दिया गया तो लेकिन जो है अवार्ड, जो कम्युनल अवार्ड था उसके वजह से फिर उसे हटाया गया। ये चीज़ें हम वीडियो पहले देख चुके हैं, अपलोड हम वीडियो कर चुके हैं, वहाँ जा करके देख सकते हैं। हम देखते हैं कि सबको जो है कम्युनल अवार्ड प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पर चुना गया था। वह प्रक्रिया यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में भी जो है एक्सेप्ट की गई थी। तो 3 पार्ट में एक्चुअल में पीपल्स को डिवाइड कर दिया गया।
पहला मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल का मतलब था कि जो भी मुस्लिम और सिख नहीं है उन सभी को उन्होंने कहा कि जनरल है, और एक मुस्लिम एक सिख को उन्होंने कम्युनिटी मान लिया था। 3 कम्युनिटी में उन्होंने पूरी जनसंख्या को डिवाइड कर लिया। उसके आधार पर 1 लाख पॉपुलेशन पर 1 सीट दिया, यानी जितने मुस्लिम रहेंगे अपन 1 लाख कर दें, 1 लाख नहीं 1 मिलियन 10 लाख कर देंगे जितने मेंबर आएंगे सिखों के साथ और फिर जनरल के साथ, ऐसा किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे ईच कम्युनिटी, यानी जो 3 तरीके की कम्युनिटी मिलती है हमारे सामने यहाँ पर दिखती है, तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन होगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से होगा। यानी कहा कि हर प्रोविंस में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पर जो मेंबर है वो मेंबर ही जो है फिर से इलेक्ट करेंगे। यानी जो उन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी है उनके पास जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर हैं, एक्चुअल में जिसे कहा जाए आज के सेंस से विधायक, एमएलए, उन्होंने कहा एमएलए चुनेंगे, और इनका जो क्राइटेरिया उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब एक पर्सन सिर्फ 1 वोट दे सकता है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो असेंबली के मेंबर हैं यही मेंबर को डायरेक्ट चुनेंगे, क्योंकि इतने बड़े देश में एक डायरेक्ट इलेक्शन करवाना संभव नहीं था। इसलिए उन्हें मान लिया गया कि जो पर्सन विधायक है, एमएलए है, उसको चुन करके लाया गया है। अब वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण के लिए नए मेंबर को चुनेगा। साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट में कहा गया कि नॉमिनेशन प्रक्रिया होगी। वहां पर उन्होंने कहा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी भी तरीके के इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, और जो हेड होगा प्रिंसली स्टेट का वह अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेंबर को नॉमिनेट करेगा। ऐसी प्रोविजन को रखा गया था। लेकिन हम देखते हैं इस तरीके से कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई उसमें पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी को तैयार किया गया था। तो यहाँ पर अब एक चीज हम देख रहे हैं कि कुछ पर्सन पार्टी इलेक्टेड होंगे और कुछ पार्टली नॉमिनेटेड होंगे। मोरओवर मेंबर वेर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, तो हु देमसेल्व्स वेर इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइज। ये स्टेटमेंट हमको देखते हैं तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेट होता है। अगर हम देखें कि जो भी मेंबर इलेक्ट हुए वो कैसे इलेक्ट हुए, एक्चुअल में उनको जनता ने डायरेक्ट नहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। क्यों? क्योंकि देश बहुत बड़ा है और एक साथ इलेक्शन कराना संभव नहीं था। तो जो इलेक्शन ऑलरेडी हो चुके थे जिसमें हर प्रोविंस में विधायक थे, एमएलए थे, उन एमएलए ने क्या किया, जो हर 3 कम्युनिटी थी, 3 कम्युनिटी के बेस पर उन्होंने स्वयं इनडायरेक्टली इलेक्शन किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। लेकिन जो एमएलए चुने गए थे पहले, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते थे, एक्चुअल में वो खुद एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से नहीं चुने गए थे, वो लिमिटेड फ्रेंचाइज था। कैसे? हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखा कि जो वोट देने की पावर थी वो 3 क्राइटेरिया बनाए गए थे कि जिसके पास प्रॉपर्टी हो, टैक्स देता हो और एजुकेटेड पर्सन हो। उसमें उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया था वही पर्सन के लिए वोट दे सकते थे, और मैक्सिमम 10% पॉपुलेशन को ही वोट देने की जो है पावर दिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और वही एक्ट इस समय इफेक्टिव नहीं रहा, लेकिन उसको इस प्रक्रिया में उसके कॉन्सेप्ट को लिया गया था। आगे देखें, द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 अलॉट टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस वेर हेल्ड इन जुलाई टू अगस्त 1946। जुलाई से अगस्त यानी जुलाई अगस्त 2 महीने 1946 में प्रक्रिया चली। इसमें से 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ इनडायरेक्टली, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और 15 सीटें जो हैं अन्य छोटी छोटी इंडिपेंडेंट पार्टियों या छोटी छोटी पार्टियों को मिली थी। तो जो 93 सीटें एक्चुअल में रखी गई थी प्रिंसली स्टेट के लिए, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो दूर ही बने रहे, इसलिए ये 93 सीटें नहीं भरी जा सकी। आगे हम देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे इसका इलेक्शन एक्चुअल में डायरेक्ट तो नहीं हुआ था, यानी भारत के सभी एडल्ट पर्सन इसको बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी उसके मेंबर को सिलेक्ट नहीं किए थे, उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। लेकिन उसके बावजूद
ये ध्यान रखा गया था कि भारत में जितने पर्सन हैं, जितनी कम्युनिटी हैं, जितने रिलीजियस सेक्ट हैं, जितने रिलीजियस पर्सन हैं, सभी सोसाइटी से सिलेक्ट किया गया था मेंबर को। जैसे हिंदू से मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC, ST, इंक्लूडिंग वीमेंस, यानी वहाँ पर ये सारे कम्युनिटी के साथ साथ वीमेंस को भी पार्टिसिपेशन दिया गया। यानी इन कम्युनिटी से तो वीमेंस आ सकते थे, लेकिन साथ साथ ये कंडीशन रखा गया कि हमें वीमेंस के भी लेना है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन में। तो हम देखते हैं उस समय भारत में जितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, लगभग सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी न किसी तरीके से शामिल किया गया था। जैसे जो हिंदू थे हिंदू साइड से, जो मुस्लिम थे मुस्लिम साइड से, सिख को सिख साइड से, पारसी को पारसी साइड से, इसी तरीके से जैसे SC ST साइड से अम्बेडकर थे। तो इस तरीके से लगभग हर कम्युनिटी से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को शामिल किया गया। सिर्फ एक पर्सन थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं बने, वे थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को छोड़ करके लगभग सभी लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने थे। और 1946 में जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। तो अगले जो है ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अब हम देख रहे हैं बन गई। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली हो गया। अब इसके बाद वर्किंग स्टार्ट कैसे हुई, किस तरीके से इनके कार्यप्रणाली शुरू हुई। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट हैं, तो किसको, और साथ ही साथ उसमें नेगोशिएशन भी करना था, प्रिंसली स्टेट के साथ था या अन्य कम्युनिटी के साथ था। तो ये सारी प्रक्रियाओं के लिए बहुत सारी कमेटी गठित की गई। तो ये चीज़ें हम अब अगले वीडियो में देखेंगे, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रक्रिया क्या क्या फॉलो किए गए, उसके बाद संविधान बनने की प्रक्रिया एक्चुअल में कैसे स्टार्ट होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कुछ नया चीज़ तो कमेंट करें। हाँ, हमें ये बताएं जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि बहुत सारे लोग लाभान्वित हो सकें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे साथ जुड़े रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू, जय हिंद।